नमस्कार साथियों, मैं अंजन शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रणाली, ये सारी चीजें पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। आज की क्लास में हम उसके आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछली क्लास में 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। उसके लिए मैंने बोला था कि आप रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर भेजिए। अगर आपका डिस्कशन ग्रुप नहीं ओपन है और आप नहीं भेज पा रहे हैं तो फिर आपको मैंने अपनी मेल आईडी भी बताई थी कि आप उस मेल आईडी पे वो क्वेश्चन लिखकर भेजिए, पर आप उस पे फोकस रहिए और जरूर ही लिखकर भेजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है वो काम करना। अगर आप वो ये सब काम नहीं करते हो तो फिर आपके साथ दिक्कत है। फिर आप ये मत कहना कि आपको मेंस के क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे। तो हम अपनी ही क्लास में आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देकर जाते हैं कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, उसको आप मेंस के अकॉर्डिंग लिख कर भी देखो कि क्या आप सही लिख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि तैयारी करनी जरूरी है। कभी भी वैकेंसी आपकी ओपन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें तो हमारी जो क्लास का शेड्यूल है वो शेड्यूल किस प्रकार से है कि हमारी क्लास का शेड्यूल सुबह 9 बजे मंडे टू सैटरडे ऑब्जेक्टिव की क्लास रहती है, जो कि एमपीपीएससी बेस्ड रहती है। इस क्लास में मैं, सौम्य सर और अदर अन्य फैकल्टी भी जुड़ती हैं और क्लासेस में आपके साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारे शाम के क्लासेस का शेड्यूल स्टार्ट होता है। शाम को 5 बजे मिलते हैं सौम्य सर आपसे 10 का दम लेकर, जो कि बहुत ही बेहतरीन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराते हैं। उसके बाद 6 बजे मैं मिलता हूं, जिस क्लास में आप खड़े हो, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, ये 6 बजे मेरी क्लास है। ये क्लास भी अब से मंडे टू सैटरडे ही रहेगी। इसका रीजन ये है कि हम संडे को आपको पूरा समय देना चाहते हैं कि मंडे से सैटरडे आपने जो क्लासेस देखा है, जो आपने पढ़ाई की है, उसका आप रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन भी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लासेस दे देना और आपका देख लेना, नोट्स बना लेना इज नॉट सफिशिएंट। आपको पढ़ना भी जरूरी है और रिवीजन करना भी जरूरी है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मंडे से सैटरडे आप क्लास देखिए, संडे को आप पूरी क्लासेस का रिवीजन कीजिए, जितना आपने देखा है, जो आपने नोट्स बनाया है। फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए और जब हम आपके साथ लाइव आते हैं जूम ऐप पे, जो हमारे प्रीमियर मेंबर हैं, वहां डिस्कशन कीजिए। इसके अलावा बात करूं तो 7 बजे प्रतिमा मैम के इकोनॉमी के योजनाएं ऑब्जेक्टिव ये आते हैं। 8 बजे बरखा मैम जुड़ती हैं आपके साथ मेंस के क्वेश्चन लेकर। उसके बाद 8:30 बजे जुड़ते हैं आदर्श सर, जो आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का सिलेबस लेकर जुड़ते हैं। 9 बजे आपके फेवरेट आनंद सर जुड़ते हैं लाइव 9 बजे और 10 बजे। तो ये हमारी यूट्यूब की क्लास का रेगुलर शेड्यूल है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको याद रहे, आप भूलो नहीं कि हमारी क्लासेस कंटिन्यू है। इसके अलावा हमारी यूट्यूब पर चलने वाली सभी क्लासेस के फ्री नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं? रक्षा एकेडमी के ऐप पे मिलते हैं। तो यदि आपने रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर पढ़िए। इसके बाद हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और टॉपिक हमारा क्या था? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हमने पार्ट 1 देखा था और पार्ट 1 में हमने डिस्कशन क्या क्या किया था ये एक बार समझ लो। तो पार्ट 1 में हमने देखा था ब्लॉक रोड मैप में अगर बात करूं तो परिभाषा हम देख चुके थे। उसके बाद हम देख चुके थे कार्य प्रणाली क्या क्या होती हैं। उसके बाद हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रकार भी समझ लिए थे और आज की क्लास में हमें लाभ, अनुप्रयोग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वैश्विक स्थिति, ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टो करेंसी, इनके बारे में पढ़ना है। तो हम या आज की क्लास में एक तय समय में जितनी सारी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके आगे का पढ़ेंगे। और आज की क्लास में जाने से आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए थे, जो कि कहीं ना कहीं यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड थे। इसमें मैंने आपको, और ये 2019 और 2020 दोनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। 2019 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट का मुद्दा था और ये एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत सरकार बहुत ज्यादा रुचि ले रही है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा।
2020 के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2020 के ये सिलेबस में है। अब आप पूछोगे कि ये 2020 के सिलेबस में कहीं तो लिखा नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये सिलेबस में है? तो आप ये बात याद रखना कि 2020 का जो इंटरनेट वाला पार्ट है उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और जो आपका 2020 का साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट क्रिप्टोग्राफी आपकी साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है, और बाकी का डेटा शेयरिंग जो होती है वो आपकी यूज होती है इंटरनेट में। तो ये आपके दोनों पार्ट में है, इसलिए आपको 2020 वालों के लिए तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2019 के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि करंट का मुद्दा है। अब इसमें मैंने जो क्वेश्चन पिछली क्लास में पूछा था आज फिर से बता देता हूं कि भारत में ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। तो किस प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भारत में लागू किया जाएगा, उस पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, इस पर आपको प्रकाश डालना था। उसके बाद भारत में मतदान के लिए अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे इसको समझाना था और बताना था। इसके बाद तीसरा था कि लोक प्रशासन में ब्लॉकचेन का उपयोग समझाइए। तो लोक प्रशासन में किस प्रकार से हम ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकते हैं ये आपको बताना था। और ऊपर के जो दो क्वेश्चन थे वो 11 मार्क्स और 15 मार्क्स के थे 2020 और 2019 के अकॉर्डिंग, और ये वाला कितने का था, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स का था 2019 और 2020 के अकॉर्डिंग। तो ये था आपकी क्लास का ये क्वेश्चन थे। चलिए आज की क्लास में हम आगे चलते हैं और आगे चलकर बात करते हैं कि आज का क्या एजेंडा रहेगा, क्लास में हम क्या क्या चीजें डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आपने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कार्यविधि क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिक क्या होता है, ये समझ चुके थे और आपको समझ में आ चुका होगा। अब जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रकार। तो प्रकार में मैंने बताया था कि एक प्रकार होता है इसका पब्लिक, एक प्रकार होता है प्राइवेट। तो जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नेटवर्क में सभी को अलाउ कर देते हैं कि बिना किसी ऑथराइजेशन के वो आपस में नेटवर्क में जुड़ सकता है, डेटा शेयरिंग कर सकता है, मेंबर बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। प्राइवेट जब हमें किसी नेटवर्क मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नेटवर्क में जुड़ने के लिए, ब्लॉकचेन नेटवर्क में जुड़ने के लिए किसी न किसी ऑथराइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो कहलाता है आपका प्राइवेट नेटवर्क। तो ब्लॉकचेन पब्लिक और प्राइवेट दोनों अलग अलग हैं। अब इसी में एक बात आ जाती है, दोनों में होता है एक परमिशन ग्रांटेड होता है, एक परमिशन लेस होता है। अब इसमें दो तरीके से बांट दिया जाता है कि यूजर उसमें रीड राइट या कमिट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें तो इसको एक बेसिक उससे समझते हैं अपने इसमें पीडीएफ से कि क्या चीज है। एक मिनट, ये देखो। तो क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर मैं समझाऊं तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन है और ये क्या है, प्राइवेट ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन किसके हिसाब से बटे हुए हैं, तो ये बचे हुए हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर में डेटा की ऑनरशिप के आधार पर कि डेटा को कौन देख सकता है नहीं देख सकता है इसके अकॉर्डिंग पर, और परमिशन लेस और परमिशन में क्या है कि नेटवर्क के सदस्यों को दी जाने वाली परमिशन के आधार पर। तो अब अगर इसकी बात की जाए तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो देखो हमने बात की दो बिंदुओं की, तो दो बिंदु यहाँ पर क्या है, एक है परमिशन लेस और एक परमिशन। तो सबसे पहले परमिशन लेस की बात करते हैं पब्लिक में। तो एनी वन कैन ज्वाइन रीड राइट एंड कमिट, मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें लिख सकता है, पढ़ सकता है या इस पे कमिट कर सकता है, किसी दूसरे को भी बता सकता है। इसमें होस्टेड ऑन पब्लिक सर्वर, ये एक पब्लिक सर्वर पर होस्ट किया जाता है डेटा, जिससे हर कोई पब्लिक सर्वर नेटवर्क के माध्यम से डेटा एक्सेस कर सकता है। ये एनोमस होता है और हाईली रेजिलेंट होता है। मतलब एनोमस मतलब होता है कि गुमनामी तरीके से होता है कि कोई भी व्यक्ति डेटा डालकर चला जाए, पता नहीं चलता है। लेकिन ये बहुत लचीला होता है क्योंकि किसी के भी जुड़ जाने से इस पे कोई बहुत ज्यादा डेटा का एक्सेस किया जा सकता है। मापनीयता में कमी होती है। मापनीयता में कमी होने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इसमें कोई डेटा डाल रहा है तो डेटा कितना ज्यादा सिक्योर होगा, ये चांसेस कम होते हैं।
तो ये था परमिशन। और अब अगर हम बात करें तो ये हम पिछली क्लास में समझ चुके थे, बस यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ परमिशन पे। तो परमिशन में क्या होता है, एनीवन कैन ज्वाइन एंड रीड। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आकर इसमें ज्वाइन कर सकता है और रीड कर सकता है। ओनली अथोराइज्ड पर्सन एंड नॉन पार्टिसिपेंट कैन राइट एंड कमिट। अथोराइज पर्सन और जो नॉन पार्टिसिपेंट होंगे वही इसमें राइट और कमिट कर सकते हैं। रीड तो कोई भी कर सकता है, लेकिन राइट और कमिट करने का काम सिर्फ वही कर सकता है जिसको हम कहेंगे कि आप ये करो। इसमें मीडियम, इसमें मापनीयता की माप इससे बढ़ जाती है। अब अगर प्राइवेट और उस पे देखो तो उस पे क्या होगा कि प्राइवेट में अब ओनली अथोराइज पर्सन ही रीड कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे, कमिट कर पाएंगे। उसके अलावा ये एक प्राइवेट सर्वर के द्वारा ही होस्ट होगा क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क है। तो ये सारी चीजें क्या थी, आपके प्रकार थे। अब आगे की बात करें तो आगे अगर हम इसमें देखना चाहें तो अब हमें देखना था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लाभ, कि कौन कौन से लाभ होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जो कि आज से स्टार्ट करना था। दूसरी बात, आपने यदि हमारा कोर्स नहीं खरीदा है तो उसे खरीद लीजिए क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। और जो कोर्स आपको 14,999 रुपए का था आज की डेट पे 9 दिसंबर तक वह 9,999 रुपए का है। तो यदि आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमने अपने कोर्स में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें 40 to 50% कवर कर चुके हैं। दूसरी बात, अभी तक किसी कोचिंग संस्थान में इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया गया है। और जिस हिसाब से पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, आनंद सर ने भी आपको बताया कि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। तो अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिएगा। लाभ की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो लाभ होता है, तो पहला लाभ क्या था कि ब्लॉकचेन तकनीक में किए गए प्रत्येक लेन देन की गणना उससे प्रमाणित किया जाता है। इस प्रकार इसे विश्वसनीय और सुरक्षित माना जाता है। मतलब इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो यूजर्स द्वारा प्रमाणित होता है। बिना यूजर के अथोराइज्ड या अथोराइजेशन दिए, ऑथेंटिकेट किए वह डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता, ना उसमें राइट किया जा सकता, ना उसमें सुधारा जा सकता है। मतलब आपको अगर ये बात की जाए तो जो भी डेटा हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शेयर करते हैं वो डेटा सर्वर पर बिना अथोराइजेशन, बिना किसी प्रामाणिकता के शेयर नहीं कर सकते हैं। हमें प्रामाणिकता चाहिए ही चाहिए, हमें स्टैंडर्ड उसका मेंटेन करना ही पड़ेगा। मतलब डेटा क्या हो गया, विश्वसनीय हो गया और सुरक्षित हो गया। दूसरी बात, डेटा क्या होता है, जिस व्यक्ति को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे परमिशन देते हैं उसकी पूरी जानकारी होती है, वो कहीं दूसरे रूप से आकर नहीं जुड़ता है। मतलब जो भी नेटवर्क में जुड़ेगा उसकी जानकारी हमें होगी कि वह व्यक्ति नेटवर्क में जुड़ रहा है और वह डेटा एक्सेस कर रहा है। दूसरी बात, दूसरे रूप पे चलो, यह पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को सपोर्ट करती है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को सपोर्ट करती है मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति डायरेक्टली दूसरे व्यक्ति से जुड़ेगा, कोई तीसरा व्यक्ति इसमें नहीं आ सकता, कोई तीसरी डिवाइस इसमें नहीं लगती। अगर तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा तो सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो बातें अगर आप बात करो तो दो लोग हैं, दो लोग आपस में डेटा की शेयरिंग कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति उनके बीच में नहीं है, तो दोनों आपस में क्लियरली शेयरिंग कर लेंगे। लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, मैं उस तीसरे व्यक्ति से कहूं, फिर तीसरा व्यक्ति आपको बताए, तो मेरी बात वो घुमा फिरा के कहेगा और हमारे बीच में क्या होगी, विश्वसनीयता की कमी आएगी। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होने के कारण सीधे सीधे डेटा का ट्रांसफर होता है, कोई तीसरी चीज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती है। यह नेटवर्क जो होता है वो विकेंद्रीकरण को शामिल करती है। मतलब इस तकनीक में क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कल ही समझाया था कि यहाँ पर जो डेटा है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर एक सर्वर में ना रखकर सभी में फैला दिया जाता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें एक साथ आकर मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो सर्वर में फैला रहता है। अब अगर फैला हुआ डेटा है तो अगर कोई व्यक्ति किसी सर्वर को हैक भी कर लेता है तो उसे पूरा डेटा नहीं मिलता, आधा अधूरा डेटा ही मिलता है। और ये जो आधा अधूरा डेटा उसको मिल रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि डेटा में जो सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर इस सिक्योरिटी फीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें सभी डेटा या जानकारी एक कंप्यूटर में स्टोर ना होकर हजारों लाखों कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, जिससे हमें
सिक्योरिटी का फीचर मिल जाता है। दूसरी बात, इसमें स्टोर डेटा ब्लॉक के माध्यम से एन्क्रिप्टेड रहता है, मतलब जो भी डेटा हम इसमें डालते हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के माध्यम में क्या हो जाता है, एन्क्रिप्टेड होता है। एन्क्रिप्टेड डेटे को हम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। यदि हम उसके ऑथराइज्ड मेंबर नहीं हैं तो हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हर पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब साइबर सिक्योरिटी में जो एक्शन होते हैं, जो हमने साइबर सिक्योरिटी में पढ़ी थी प्रॉब्लम्स, कि डेटा एक्सेस हो जाता है, डेटा में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डेटा किसी के द्वारा भी हैक कर लिया जाता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। इसीलिए जो सरकार है वो और बैंक है वो सबसे ज्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद आगे की बात करो तो इसमें नए डेटा या ब्लॉक्स को जोड़ा जाता है तो जुड़े हुए सभी कंप्यूटर से स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। मान लो एक नेटवर्क, ब्लॉकचेन नेटवर्क में 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो 10 लोगों के पास डेटा है, 10 लोग हैं। अब अगर 11वां मेंबर उस 10 लोगों के ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो उसे उन सभी 10 लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी एक व्यक्ति ने भी परमिशन से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उन 10 लोगों के ग्रुप में शामिल नहीं होगा। तो यही चीज यहाँ पर भी है कि यदि एक नेटवर्क में हजारों कंप्यूटर जुड़े हैं तो हजारों कंप्यूटर में से यदि मैं तीसरे कंप्यूटर को 1001 कंप्यूटर को जोड़ूं तो मुझे हजारों कंप्यूटर से वो पूरा का पूरा डेटा क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर एक ने भी परमिशन एक्सेस नहीं दिया तो आप उस कंप्यूटर से या उस नेटवर्क से नहीं जुड़ पाओगे। तो ये सबसे अच्छी खासियत थी। उपयोगकर्ता, ब्लॉकचेन उपयोगकर्ता का वह समूह जिसमें सूचनाओं को जोड़ने की अनुमति है, सिर्फ वही इसे नियंत्रित और संशोधित कर सकता है। मतलब कि सीधे सीधे है कि यदि एक कंप्यूटर में, मान लो एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क है, सपोज करो कि एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क है, एक नेटवर्क ये है ब्लॉकचेन के, मान लो ये एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में मान लो ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब कोई व्यक्ति इसमें से, मान लो कि ये सब तो जुड़े हुए हैं लेकिन हमें डेटा को रीड और राइट करने का ऑप्शन सिर्फ इन्हें ही दिया है। हमने जो परमिशन दी हुई है इन्हें, वो परमिशन सिर्फ हमने इन 2 लोगों को दी है कि यही इस कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं। तो अब जिन्हें अनुमति दी जाएगी सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं, बाकी जो बैठे हैं वो सिर्फ डेटा को देख सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं डेटा को, वो उस डेटा पे छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। मतलब बाकी के बचे हुए जो हैं ये सब तो रीड तो करेंगे, ये भी रीड कर सकता है, ये भी रीड करेगा, ये भी रीड करेगा, ये भी रीड करेगा और ये भी रीड करेगा। मतलब ये सारे डेटा को रीड तो कर सकते हैं, लेकिन जिसे परमिशन दी गई है, परमिशन किसे किसे दी गई है, सिर्फ इन दोनों को ही दी गई है, तो सिर्फ यही दोनों डेटा में कोई सुधार कर सकते हैं या फिर डेटा में कोई ना कोई चीज राइट कर सकते हैं। ये चीज सबसे अच्छी है कि यदि हम 10 लोगों का समूह बनाते हैं पर परमिशन हमने सिर्फ 2 को दी है तो सिर्फ 2 ही उसके ऑथराइज मेंबर होंगे जो उस पर चेंजेस करेंगे, बाकी तो सब देखते रहेंगे। तो ये चीज भी थी सिक्योरिटी फीचर में। उसके अलावा आगे की बात करो तो इसमें ट्रांजैक्शंस में लगने वाला समय कम होता है। मतलब जो डेटा की शेयरिंग होती है या इधर से उधर, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। कम होने के साथ साथ अगर ट्रांजैक्शन में समय कम लगेगा, कम लोगों को उस ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी, तो यूजर्स के बीच में जो गलती होने की संभावनाएं हैं वो कम होंगी। अगर किसी काम को 10 लोग मिलकर करते हैं तो 10 लोग जब किसी काम को करेंगे तो दिमाग कितने लोगों का लगेगा, 10 लोगों का, तो कहीं ना कहीं काम में डिस्टरबेंस होगा, ये आपने अनुभव किया होगा। लेकिन अगर किसी भी काम को भले 10 लोग कर रहे हैं पर उनको देखने वाला, उनको दिमाग देने वाला, उनको मैनेज करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है तो गलती की संभावना बहुत कम होती है। यही चीज यहाँ पर भी है कि इसमें जो ट्रांजैक्शन में लगने वाला समय है वो बहुत कम होता है। हम कम मेंबर्स को ही रीड राइट और उसका ऑप्शन देते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो एरर्स की संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा
कम होती हैं, ये मान लो कि 0 के बराबर होती हैं। तो ये थे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लाभ। अब आगे बात आती है कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है, पूरा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों पड़ चुका है, उसे क्या दिख गया ऐसा इसमें कि, और इसमें क्या तो दिख क्या गया, ये सारे लाभ दिख गए। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के हमले से बचा जा सकता है। दूसरी बात, उन्हें और क्या क्या चीजें दिखी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसको विकसित करने का सोचा, इसका जो दायरा है उस दायरे को बढ़ाने का सोचा कि अगर हम इसका उपयोग अभी कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस या लेन देन में, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इसको अन्य जगहों पर भी, जो हमारा डेटा डिजिटल रूप से स्टोर होता है, उस जगहों पर भी करें तो क्या हम ये कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी इस पर इन्होंने कोई ऐसा अनुप्रयोग नहीं दिया है, इन्होंने तो सिर्फ संभावनाएं जताई हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, और इसी पर ये रिसर्च कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ये सक्सेस हो चुके हैं, पर अभी भी कुछ जगहों पर ये अपनी रिसर्च को देख रहे हैं और स्कोप बढ़ा रहे हैं। मतलब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो दायरा है, उस दायरे को असीमित करने की कोशिश में लगे हैं कि इसके अनुप्रयोग को हम कई जगहों पर कई प्रकार से कर सकें कि नहीं। तो अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन का प्रयोग सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में होता है, ये हम पढ़ चुके, अभी पढ़ा था। उसके बाद लेकिन इसके अलावा हम निम्नलिखित क्षेत्रों में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, इसकी संभावना भी जता सकते हैं। कौन कौन सा? कानूनी कागजात डिजिटल रूप से स्टोर करने में, मतलब जितने भी आपके कानूनी दस्तावेज हैं, उन सभी दस्तावेज को, चाहे वो किसी एक व्यक्ति के हों, किसी एक सरकार के हों, किसी एक संस्था के हों, किसी एक कंपनी के हों, क्या हम उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेव कर सकते हैं, डिजिटल रूप में रख सकते हैं कि नहीं, और जब जरूरत पड़े तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, इस पर चल रहा है। स्वास्थ्य आंकड़ों को रखने में, जो भी एक देश के अंतर्गत स्वास्थ्य के आंकड़े होते हैं कि कितने लोग कुपोषित हैं, कितने लोग स्वस्थ हैं, क्या रेशियो है, ये सारी चीजों को भी देखने के लिए। नोटरी निजी दस्तावेज का वॉल्ट बनाने के लिए, मतलब डिजिटल वॉल्ट बनाने के लिए कि जो भी आपकी नोटरी होती है, जो भी आपके निजी दस्तावेज हैं, क्या हम उसको एक जगह पर फिक्स रख सकते हैं कि नहीं। सब्सिडी वितरण में, आज आप देखते होंगे आज के परिवेश में हमें सब्सिडी मिलती है, चाहे वो गैस में हो, चाहे पेट्रोलियम में हो, चाहे वो बिजली में हो, हर जगह हमें कुछ ना कुछ सब्सिडी दी जाती है सरकार के माध्यम से। अब बात आती है सब्सिडी, तो सब्सिडी एक ऐसा मूल्य होता है जो आपको सरकार प्रोवाइड करती है आपके सामान खरीदने में। जैसे आपने 1000 रुपए की अगर गैस खरीद कर लाते हो, तो आपसे एक्चुअल में पैसा लिया गया है 1000 रुपए, और उसका रिटर्न जो है, जो आधा पैसा है, वो सरकार आपको दे रही है, उस कंपनी को चुका रही है आपके बदले। तो अगर गैस की कीमत 1000 रुपए है और आपसे सिर्फ 600 रुपए लिया जा रहा है, तो 400 रुपए आप कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। और ये जो 400 रुपए सरकार आपको दे रही है, आपकी बदले में चुका रही है, इसे हम क्या कहते हैं? सब्सिडी। अब सब्सिडी आज की डेट पे भारत में बहुत सारी जगहों पर मिलती है, बहुत सारे क्षेत्रों में दी जाती है, तो उस सब्सिडी के वितरण में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। जितने भी, अब अगला क्या है? भू रिकॉर्ड नियमन, मतलब जो भी हम भू रिकॉर्ड, अपना दस्तावेज, जो भी लैंड का रिकॉर्ड हम रखते हैं, ई लैंड रिकॉर्ड से बहुत सारे पोर्टल बना के, तो क्या हम लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक सुरक्षित रूप से रख पाएंगे कि नहीं, इस पर भी अभी सोच रहे हैं। सरकारी योजनाओं का हिसाब किताब, सरकारी योजनाओं में होने वाला जो भी खर्च होता है, कितनी योजनाएं, उस खर्च के बदले हमारा कितना काम पूरा हो चुका है, कितना काम कब तक में पूरा हो सकता है, ये सारी चीजों का जो लेखा जोखा है उसको भी देखना। क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल पहचान, इसको भी। दूसरी बात, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल मतदान, इस सब में भी, ई गवर्नेंस में भी, शैक्षणिक जानकारी में। तो आज का जो क्वेश्चन होगा मेंस का, वो ये क्वेश्चन होगा कि ई गवर्नेंस में हम किस प्रकार से आपका इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको इसका आंसर देना है, यदि आप चाहो तो इसका आंसर अपने उसमें लिख कर सोच सकते हो। देखो, जितने से ज्यादा आप नए टॉपिक पे सोचोगे, जो पुराने
एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ठीक है, वो तो उनको तो ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन जो अभी पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ बात इतनी है कि उन्हें अपने सोच को विकसित करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में आप सोच पाओगे, लिख पाओगे, अपनी समझ को विकसित कर पाओगे, उतने अच्छे से आप अपने शब्दों में सही चीजें दे पाओगे, डिलीवर कर पाओगे सामने वाले को। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं, आप भले गलत लिखते हो, सही लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, पर आप अपनी सोच और अपनी समझ से उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। तो ई गवर्नेंस में हम किस प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, इसको आपको लिखना है। मतलब ई गवर्नेंस का तो ये क्वेश्चन है, आप इस पर कोशिश करना कि लिखो। इससे आपका सही गलत का फर्क नहीं है, इससे आपका ये हो जाएगा कि आपको चीजें समझने सोचने की स्किल डेवलप होगी। तो आप लिखिए और समझिए। उसके बाद शैक्षणिक जानकारी जो होती है हर स्टूडेंट की, हर व्यक्ति की जो शैक्षणिक डेटा है उसको ब्लॉकचेन के माध्यम से साइबर सुरक्षा करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। तो साइबर सुरक्षा पे तो हम इसका ध्यान दे चुके हैं, हम क्लाउड स्टोरेज में इसका ध्यान दे चुके हैं, हम और किस में ध्यान दे चुके हैं, और हम काम क्या कर चुके हैं। और अगर हम बात करें तो ऊपर जो हमने पढ़ा था स्वास्थ्य डेटा की जानकारी, उस पर भी हम ध्यान दे चुके हैं। बाकी चीजों पर अभी हमने ध्यान नहीं दिया, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। तो अनुप्रयोग हो सकता है कि ये चीजें भी उसमें जुड़े और इस पर ध्यान दिया जाए, और सरकार लगी है कंटिन्यू, इस पर रिसर्च चल रही है कि क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं तो हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। कर सकते हैं, ये कंफर्म है, पर करने के बाद क्योंकि हमारा डेटा जो है वो सेंसिटिव डेटा है, चाहे वो एक देश का हो, चाहे वो एक व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी का भी हो, एक सेंसिटिव डेटा को यदि हम इंटरनेट पे डाल रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी, बाकी चीजों के जो हमले होते हैं, क्या उस हमले से हम उस डेटा को बचा सकते हैं कि नहीं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है और रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद तो ये तो थे आपके अनुप्रयोग। अब हम बात करते हैं कि क्या हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वैश्विक स्थिति क्या है, विश्व में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्या चल रहा है, इस पे भी चर्चा करनी थी, इस पर भी ध्यान देना था। तो अब हम बात करेंगे कि विश्व में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या चल रहा है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे हो सकता है क्वेश्चन आए। तो आज कई विशाल वैश्विक कंपनियां इसे अपने कार्यों में शामिल करने पर विचार कर रही हैं। अभी किसी ने शामिल नहीं किया है, लेकिन सारी वैश्विक कंपनियां जो बड़ी हैं, जैसे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विस जो कि क्लाउड स्टोरेज देखती है, आईबीएम, टीसीएस, जितनी भी आपकी टेक कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां इस बात पे विचार कर रही हैं, मल्टीनेशनल वाली, कि क्या हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी कंपनी के लिए कर कर उसका लाभ उठा सकते हैं कि नहीं। उसके बाद कई विकसित देशों की सरकारें भी अपने यहाँ बेहतर गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल की योजना बना रही हैं। मतलब बेहतर गवर्नेंस देने के लिए वो इस पर ध्यान दे रही हैं, सोच रही हैं, चीजें देख रही हैं, नीतियां बना रही हैं कि हम कर सकेंगे कि नहीं अगर हम अपने उसमें ब्लॉकचेन को लागू कर दें। क्योंकि देखो, ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी भी चीजें चल रही हैं। हमने अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं उन सब में हम कहीं ना कहीं उनका प्रयोग करते आ रहे हैं, उनमें सारी चीजें हो चुकी, लेकिन ये टॉपिक एक सरकार के लिए और एक व्यक्ति के लिए अभी नई चीजें हैं। 1991 में क्रिप्टोग्राफी आ चुका था साइबर सिक्योरिटी के लिए। 1992 में बायर ने उसके साथ मिलकर नीतियां बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बहुत बाद में आई, अभी आई है 2 या 3 साल पहले, और उस पर फोकस हुए हैं। अब जब क्रिप्टो करेंसी अभी आई है तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इसके कारण आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में तो इसका उपयोग कर रहे थे, चलो ठीक है, हर चीज है। अगर आपको बताओ तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कौन सी पहली संस्था है जिसने क्रिप्टो करेंसी में दान लेना, मतलब सहायता लेना, सहयोग राशि लेना शुरू किया। ये वैश्विक संस्था है जो क्रिप्टो करेंसी में भी एक्सेप्ट करती है क्या, आपका ये सहयोग राशि। तो याद इसको आप बताना, मैं क्वेश्चन आंसर इसका दूंगा।
कमेंट पर या लाइव चैट, अगर आप लाइव चैट पे हो, लाइव क्लासेस को ले रहे हो तो आप इसका आंसर जरूर देना, और अगर आप लाइव नहीं हो तो कमेंट में देना, वहीं पे मैं इसका आंसर दूंगा कि ऐसी वैश्विक संस्था कौन सी है जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में सहयोग राशि एक्सेप्ट करती है। हार्ड कैश ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा तो वो एक्सेप्ट करती थी, लेकिन अब वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी एक्सेप्ट करती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब बताना इसका आंसर, मैं भी बताऊंगा, फिर मैं बाद में बताऊंगा। 2016 में रूस ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके मतदान, स्वचालित ऑटोमेटिक मतदान प्रणाली को पर काम करना शुरू किया। अभी इसने डेवलप नहीं कर पाया, पर इसने काम करना शुरू कर दिया है कि यदि घर बैठे कोई व्यक्ति लाइन में बिना लगे ऑटोमेटिक मतदान कर दे और हमारे लिए किसी बूथ पे ना जाना पड़े और हम जिस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं उसको मतदान कर दें, तो क्या हम ऐसा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के कर पाएंगे कि नहीं, इस प्रणाली पर फोकस है और चल रहा है। तो आपको जो मैं मतदान वाला क्वेश्चन दिया था उसमें आप ये पॉइंट को ऐड कर सकते हो कि विश्व के में अगर बात की जाए तो विश्व में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का यूज करके मतदान करने की प्रणाली को विकसित करने का काम कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। तो इसको आप जोड़ सकते हो जो मतदान वाला आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें। उसके बाद विश्व आर्थिक फोरम ने, मतलब जो आपकी विश्व आर्थिक फोरम है, उसने ये कह दिया कि विश्व के जो 90 से अधिक केंद्रीय बैंक हैं वो ब्लॉकचेन तकनीक को लाने में विचार कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं कि हम अपने देश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं कि नहीं, ये इस पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद पिछले 3 वर्षों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े 2500 पेटेंट हो चुके हैं। मतलब लगातार कंटिन्यू आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च से जो रिजल्ट निकल रहे हैं साइंटिस्ट उसको पेटेंट करा रहे हैं। उसके बाद दुबई द्वारा सरकारी सेवाओं को बिटकॉइन के माध्यम से देने की घोषणा की गई। तो जो भी सरकारी सेवाएं हैं उसको बिटकॉइन के माध्यम से देने की घोषणा किसने कर दी है? दुबई ने कर दी है। दूसरी बात आप ये भी जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? दुबई में ही खुली है, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी। तो ये हो गया आपका क्या ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये था वैश्विक स्थिति की विश्व ये काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी क्या है भारत के लिए कि भारत क्या काम कर पा रहा है इस सारे क्षेत्रों में। तो चलिए भारत की चर्चा करते हैं। तो भारत की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भारत की स्थिति, अब जो आपका पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यहीं से इसका आंसर यहीं से आप समझ कर लिखना, क्योंकि उसके लिए यही है। अब अगर बात करें तो अन्य विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी भारतीय कंपनियां तथा बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहे हैं? बीमा क्षेत्र, ये सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करने का काम कर रहे हैं। और अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करने का काम कर रहे हैं तो इस पर वो ध्यान दे रहे हैं। इसके नीति और लाभ, चुनौतियां सब पर विचार किया जा रहा है। मतलब कि पूरे की पूरे जितने भी विश्व में हमारे भारत में भारत की सरकारी एजेंसियां हैं जैसे नीति आयोग, सरकार, उसके अलावा भारत में जितने भी बैंक हैं बड़े सेक्टर के या छोटे सेक्टर के, उसके अलावा जितनी भी भारत में बीमा कंपनियां हैं, जितनी भी भारत की मल्टीनेशनल टेक कंपनियां हैं, सारी कंपनियां इस बात पर विचार कर रही हैं कि हमें क्या क्या नीतियां बनाई जा सकती हैं ब्लॉकचेन पे, उसके क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे, क्या क्या अनुप्रयोग होंगे और उसको लागू करने के लिए हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज को लागू करने से पहले आपको उसका रिजल्ट पता होना चाहिए या उस पर आने वाली चुनौतियों को भी देख लेना चाहिए। अगर इसकी बात की जाए तो जैसे जब आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करते हो तो सबसे पहले आप भविष्य के बारे में सोचते हो कि हमें इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, क्या क्या नोट्स मिलेंगे, कहाँ से हमें कौन सा कंटेंट मिलेगा, सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से हम किस तरीके से प्रोसेस से पढ़ेंगे। ये सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग आप करते हो या किसी न किसी टीचर से आप समझते हो, किसी न किसी एक्सपीरियंस
व्यक्ति से समझते हो। तो यही जो सारी बातें हैं वो यहाँ पर भी थी कि यहाँ पर थी। तो इसके बाद क्या किया गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम किया नीति आयोग ने। इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग ने क्या किया कि नीति आयोग ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई। जैसे नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक रिपोर्ट बनाई थी कि क्या क्या नीतियां हो सकती हैं, क्या क्या मानक हो सकते हैं, क्या क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, और आखिर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये पूरी चीजों की उन्होंने क्या बना के रखी थी, एक रिपोर्ट जारी की थी जिसे क्या बोला था, AI फॉर ऑल। और ये रिपोर्ट कब आई थी, जून 2018 में। उसी तरीके से नीति आयोग ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी एक रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट को अभी पब्लिश किया है हाल ही में, जनवरी 2020 में। और अगर बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बूम आ चुका है। तो जनवरी 2020 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वो आ चुका है। तो ब्लॉकचेन द इंडिया स्ट्रेटेजी, तो जो रिपोर्ट का नाम है वो क्या है, द ब्लॉकचेन द इंडिया स्ट्रेटेजी। इसका पार्ट 1 उन्होंने निकाल दिया। यदि आपको पढ़ना है तो आप गूगल पे ये टॉपिक सर्च करना नीति आयोग का, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप पूरी PDF को पढ़ सकते हो। उसमें इन्होंने सारी चीजें कवर की हैं, क्या क्या नीतियां हो सकती हैं, नीतियों के साथ साथ क्या क्या हम किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, उन क्षेत्रों में जाने के बाद हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके अलावा हम भविष्य में क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं और किन किन चीजों को इसके अंतर्गत रख सकते हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है और बताया गया है। उसके बाद तेलंगाना सरकार ने भी कुछ काम किया है। तो अब पॉइंट आपको याद रखना है कि तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद को पहला ब्लॉकचेन जिला घोषित किया गया है। हैदराबाद को पहला ब्लॉकचेन जिला घोषित कर दिया गया है, कहाँ के, तेलंगाना सरकार ने। तो ये भी याद रखना। और इसमें नेक्स्ट बजाज समूह ने क्या किया, बजाज समूह जो है जिसमें आपकी NBFC कंपनी और बीमा कंपनी है, कौन सी, बजाज फिनसर्व। इसने क्या किया है, ये जो अपने ग्राहकों को ट्रेवल्स इंश्योरेंस देते हैं, आने जाने में जो ये ट्रेवल्स का इंश्योरेंस करते हैं, इसमें ये डेटा को इकट्ठा करके रखते हैं और ब्लॉकचेन के माध्यम से उस व्यक्ति के क्लेम करने से पहले ही उसका क्लेम निपटा दिया जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति बजाज फिनसर्व से ट्रेवल इंश्योरेंस लेता है और उसके साथ ट्रेवल करते समय कोई हादसा हो जाता है, तो ट्रेवल एजेंसी पहले से ही उसके उस हादसे से जो उसके हादसे के बाद जो वो क्लेम करेगा, उस क्लेम के पहले ही उसका केस सेटल कर देती है। तो उसके लिए भी उसने कौन सा चुना है, ब्लॉकचेन। उसके अलावा इसी समूह की एक कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भी अपने बिल में जो डिस्काउंट देते हैं, जो बिल का काम है, उसमें मानवीय प्रयोग को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया है। इसमें वो क्या कर रहे हैं, इसमें वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और पूरी तरीके से अब जो बिलिंग होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी, ऑनलाइन होगी। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी का इंटरफेयर नहीं होगा, मतलब मानवीय को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या क्या प्रयास हुए हैं, तो अब भारत में क्या किया गया, भारत में जितने भी बैंक थे उन बैंकों ने मिलकर बैंक चैन नाम की एक संस्था बनाई, एक संघ बनाया है, जिसमें स्टेट बैंक, भारत का जो लीडिंग बैंक है स्टेट बैंक और ICICI बैंक सहित मध्य पूर्व के राष्ट्र भी शामिल है। जो मध्य भारत के जो मध्य पूर्व में जो राष्ट्र हैं, सहयोगी जो राष्ट्र हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, वो सारे राष्ट्र भी इस संघ में शामिल हैं। और इसमें टोटल 27 ऑर्गेनाइजेशन या बैंक या ये राष्ट्र शामिल हैं, जो क्या काम कर रहे हैं, ये व्यवसायों को सुरक्षित बनाने, ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का प्रयोग करने और ब्लॉकचेन के दायरे को बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं कि आपस में सहयोग कर कर यह काम कर सकें। उसके बाद RBI की एक शाखा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये आधुनिक प्लेटफॉर्म का विकास कर रही है, जिसके माध्यम से वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा दे सकें और अब क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में लेन देन को
कर सकें। तो इसके लिए उसके बाद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सरकार ई लैंड प्रोजेक्ट रिकॉर्ड को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज कर रही है, जहां पर वो अब किस तकनीक के माध्यम से लैंड का रिकॉर्ड रखना चाहती हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने बात की थी अनुप्रयोग में कि लैंड रिकॉर्ड में तो कौन से प्रयोग हो रहे हैं भारत में, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्रयास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है टेक महिंद्रा। मैंने अभी क्या बोला कि जो तेलंगाना का हैदराबाद है, उस हैदराबाद को क्या घोषित कर दिया गया है, उस हैदराबाद को घोषित कर दिया गया है आपका ब्लॉकचेन जिला। तो इसमें सहयोग करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किसके साथ हाथ मिलाया है, टेक महिंद्रा के साथ, और वो वहां पर एक उत्कृष्टता ब्लॉकचेन सेंटर का पहला उत्कृष्टता सेंटर भी खोलेगा। तो ये था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में आगे चलें तो आगे और भी क्या काम किया है, तो ये लोक प्रशासन में ब्लॉकचेन का उपयोग, ये तो कोई आंसर है। अगर मैं यही बता दूंगा तो फिर मेरा आपसे मींस का जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो कैसे सॉल्व करोगे आप? पहले आप लिखो, फिर मैं तो इसको एक्सप्लेन करूंगा ही कि लोक प्रशासन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इस पे मैंने आंसर अपना लिख दिया है, पर फिर भी आप पहले लिख कर दो। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है एनआईसी है, इसने एक तो तेलंगाना में सेंटर फॉर एक्सीलेंस पहला बन चुका था, दूसरा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है आपका एनआईसी, उसने बेंगलुरु में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जिसमें वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड सभी प्रकार के रिसर्च, सभी प्रकार के डेवलपमेंट, सभी तरीके की प्रॉब्लम्स और उसके अनुप्रयोग पर डिस्कशन करेंगे, रिसर्च करेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट देंगे कि कैसे हम एनआईसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार का जो डेटा है उसको सुरक्षित रख सकते हैं कि नहीं। तो ये था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भारत के प्रयास, वैश्विक स्थिति और लाभ अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। और जाते जाते दो क्वेश्चन जो आज मैंने दिए आपको, कि एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था कि ऐसी विश्व की ऐसी कौन सी संस्था है जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के माध्यम से आपका सहयोग लेती है, सहयोग राशि एक्सेप्ट करती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको बताना है आंसर। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि दूसरा कि ई गवर्नेंस में हम किस प्रकार से बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, ये था दूसरा मेंस का क्वेश्चन। इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं है, बस आप अपनी सोच को विकसित कर लिखने की कोशिश करना कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं या लिख सकते हैं। अब आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्रिप्टो करेंसी और भी महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करेंगे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और दूसरी बात, अभी भी अगर आप नहीं जगे हैं तो जग जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे दावा करते हैं कि जितना कोर्स हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करा चुके हैं उतना कोर्स अभी तक किसी कोचिंग संस्थान ने नहीं कराया है, और ना ही उसने इतने नोट्स भी दिए हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है, गौर करना है और पढ़ना है और जुड़े रहना है। और अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है तो कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। धन्यवाद।